देखेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज, दो बिंदु आवेशों के बीच जो फोर्स, जो बल लगता है, वैद्युत बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, रिपल्सन और अट्रैक्शन, उसको बताता है। अगर यदि 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 स्मॉल r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, स्मॉल r डिस्टेंस पर स्थित है, तो जो इनके बीच बल लगेगा, फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा? जब बेटा दोनों क्या होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और रिपल्सन कब होगा? दोनों के दोनों पॉजिटिव या दोनों के दोनों नेगेटिव। एफ जो फिर फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो दोनों के मल्टीपल के, दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डिस्टेंस जो होगी, जो इसके डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखेंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे ही F क्या होता है, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो हम जानते हैं क्या आता है, कांस्टेंट। जो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बेटा होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यूज, यानी कि इसकी वैल्यू उस कंडीशन पर होती है जब सारे के सारे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है, SI यूनिट पर। सभी SI यूनिट पर होगी तभी ये आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है SI यूनिट और एयर के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम की कंडीशन पर, जब आप एयर और वैक्यूम मतलब बेटा निर्वात, वैक्यूम हिंदी में समझेंगे तो निर्वात, इसकी कंडीशन पर आप देखेंगे तो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, इक्वल होता है। इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं सर, यस, अगर यहां पे एयर की बात होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से हम फोर्स को लिख सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। ये कूलॉम्स का लॉ था। अच्छा, कूलॉम का नियम तो ये ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये फोर्स है। क्या है? फोर्स। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि होती है। तो ऐसे तो नहीं लिख सकते सदिश के रूप में, तो कूलॉम के नियम को हम सदिश निरूपण भी कर सकते हैं। इन कह सकते हो आप कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में देखेंगे क्या होता है। वेक्टर फॉर्म के लिए देखेंगे, सपोज दैट फिर से Q1 Q2 चार्जेस है, तो आप ये बात समझ पा रहे, Q1 Q2 चार्जेस है, तो इस पर अगर ये Q1 इस पर फोर्स लगाएगा तो इसका बेटा नाम मैंने क्या दे रखा है, F12 वेक्टर। और 2 वाला अगर 1 पे लगा रहा है तो इसका नाम बेटा हमने क्या दे रखा है, 2-1 वेक्टर। 2 फोर्स लगा रहा है 1 पर, 1 लगा रहा है 2 पर। अगर आप यहां से वहां तक जाएंगे तो बेटा एक बात आप समझते हैं ना कि जब वेक्टर की बात होती है तो डायरेक्शन भी लेकर चलते हैं। तो अगर Q1 से आप Q2 जाएंगे तो उस कंडीशन पे आप डिस्टेंस को क्या मेजर करेंगे, R12। क्या मेजर करेंगे, R12। इस साइड अगर आप जा रहे हैं, ये अब डिस्टेंस हटा दे रहा हूं मैं, इस साइड अगर आप जा रहे हैं तो R12 वेक्टर, ठीक है, इस साइड के लिए। और यही आप उधर से 2 से इधर आएंगे तो आप डिस्टेंस का नाम क्या देंगे, 2-1 वेक्टर। ठीक है, 2-1 वेक्टर, सॉरी R21 वेक्टर। ठीक है, ये इस डायरेक्शन के लिए, ये इस डायरेक्शन के लिए। Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, अगर ये बेटा कहीं पर भी लगे हो, क्या कहते हैं, इस पॉइंट से ओरिजिन यहां पर हो, तो इसका ओरिजिन करके हम लोग क्या बना सकते हैं, R1 और ये R2 पोजीशन वेक्टर, अगर ओरिजिन यहां पर हो है। ठीक है, चलो बात खत्म करते हैं। ओरिजिन किसी भी तरह बना सकते हो, डजंट मैटर, ये कोई लेना देना नहीं है आपको। ये बात आपको समझ में आ गई। आप देखते हैं फोर्स, तो आप 12 फोर्स 12 बताते हो। कैसे बताते हो, फोर्स ऑन Q2 वेक्टर, फोर्स ऑन Q2 वेक्टर ड्यू टू Q, फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाय Q1 चार्ज। तो F12 इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 फर्स्ट चार्ज,
Q2 सेकेंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस, अपॉन क्या हो जाएगी डिस्टेंस। आप 1 से 2 गए हैं तो आप डिस्टेंस क्या लोगे r12 के वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि भैया स्क्वायर जब लगता है तो उस पर मॉड लग जाता है, और मॉड आप जानते हो क्या होता है, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जब भी किसी वेक्टर पर आप मॉड लगा देते हैं तो ओनली उसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण रहता है, उसमें डायरेक्शन यानी दिशा नहीं रहती। आइए देखते हैं फिर उसके बाद। तो आप ये बात समझ में आया सर, ये भी देखो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी भाई ये सब क्या है, ये Q1 Q2 क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, तो जो स्केलर है तो इसमें डायरेक्शन वैसे भी नहीं है। अब बचा कौन सा, ये इस पर भी आपने क्या लगा दिया स्क्वायर, और अगर आपने इस पे स्क्वायर लगा दिया तो भी ये भी क्या हो गया इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो फिर डायरेक्शन कौन देगा, तो डायरेक्शन के लिए आप इस साइड में आप ले लेते हैं क्या यूनिट वेक्टर, क्या लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसमें बेटा हमने क्या कर दिया r12 के कैप का यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये पूरा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। इस तरीके से बेटा हमने इसको वेक्टर फॉर्म दिखा दिया, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और एक बात हम लोग जानते हैं कि r12 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, r12 का वेक्टर अपॉन r12 का मॉड, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर बताना है तो क्या करना, मॉड से आपने डिवाइड कर दिया किसी वेक्टर में तो उस कंडीशन पर वो क्या आ जाता है यूनिट वेक्टर बन जाएगा, क्या बन जाएगा यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर की ये पुट अप कर सकते हैं, तो f12 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इनटू r12 के मॉड अपॉन r12 के मॉड का मॉड, ये बेटा r12 वेक्टर और नीचे r12 वेक्टर का मॉड। ये देखो बेटा सेम सेम है तो मल्टीप्लाई होकर पावर 3 हो जाएगा, इट मींस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r12 का क्यूब इनटू r12 वेक्टर का r12 वेक्टर। यहां पर एक बात समझने वाली, ये भी बेटा वेक्टर फॉर्म है और ये भी वेक्टर फॉर्म है। यहां पर क्या लगा हुआ है कैप, यहां पर लगा हुआ है वेक्टर। इस बात को अच्छे से समझिए क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको नीचे पावर 3 मिलेगी, कितनी मिलेगी 3, तो आपको अगर नहीं कूलॉम्स में तो पावर जो डिस्टेंस का होता है वो स्क्वायर होता है, ये क्यूब तो गलत हो गया, लेकिन ये सही है क्योंकि इस कंडीशन पर क्या लगा है जब वेक्टर लगा है, क्या लगा है वेक्टर, तो इसके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर पावर 3 लगेगी। ओके, बात समझ में आ रही होगी। तो अगर बेटा कैप लगाओ तो पावर स्क्वायर, वेक्टर लगाओ तो पावर 3। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये बात बेटा 21 के लिए लिखी जाती, अगर मैं बात किसके लिए लेगा 21 वेक्टर के लिए, इस साइड देखेंगे 21 के लिए फोर्स लिखता है बेटा कि फोर्स ऑन 1 Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 21 के वेक्टर का क्यूब और r21 वेक्टर मॉड का क्यूब और r21। एक बात हम लोग समझते हैं, कि r12 और 21 देखा जाए तो बेटा सेम है, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे सेम, डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो इसलिए मैग्नीट्यूड में दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, दोनों मैग्नीट्यूड में बेटा क्या हो जाएंगे सेम। अच्छा, ये r12 21 के कोई नीड नहीं है इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। एक बात तो हम ये समझ पा रहे हैं कि r12 और 21 दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है बट क्या है मैग्नीट्यूड में सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, r12 वेक्टर इज इक्वल माइनस का r21 वेक्टर, ठीक है। तो जहां पर 12 वेक्टर है वहां 21 लिख सकते हो माइनस का, या यहां पर भी लिख सकते हैं। तो rf12 इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये है q1 q2 अपॉन r21 वेक्टर का क्यूब, इस जगह बेटा लिख दिया r12 वेक्टर माइनस लगा दिया। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये मॉड तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है तो इसे r12 भी लिख सकते हैं, r12 भी लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड में, बिकॉज क्या होते हैं सेम, तो यहां पर लिख देंगे मैग्नीट्यूड में दोनों बेटा क्या है सेम है भैया, क्या है सेम है, तो यहां पे ऐसा लिखा जा सकता है। तो F21 जो वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा माइनस का F12, यानी कि फोर्स जो होते हैं जब आप कूलॉम्स लॉ लगाते हो, जो कूलॉम्स लॉ में फोर्स लगता है किस पर Q2 पर या Q1 पर,
चाहे Q1 से लगे चाहे Q2 पर लगे, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, वैल्यू क्या होता है, सेम, बट मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइप का, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट, ये इस साइड लगाएगा और ये इस साइड। आई होप ये बात समझ में आ गई। और इसी को बेटा थर्ड लॉ कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इट मींस हम ये भी कह सकते हैं कि कूलॉम्स लॉ फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा, क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो भैया ये थर्ड लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कूलॉम का नियम थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ये बेटा हमारे क्या हो जाएंगे, कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद देखो बेटा एक चीज को इफेक्ट समझा देते हैं, एक चीज को क्या बताते हैं कि अगर सपोज दैट, एक चीज को समझा, बस इजी सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस पूछूंगा और बता दूंगा, ठीक है। सपोज दैट ये 20 कूलम चार्ज है, माइक्रो कूलम चार्ज, और ये क्या है, 2 माइक्रो कूलम चार्ज। अब ये सपोज दैट, ठीक है, ए और बी 2 चार्जेस है, ये सही कह सकते हैं। एक क्या है, Q1 वैल्यू ये है, Q2 वैल्यू दे दी मैंने। अब क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि जो Q1 चार्ज है उसने Q2 पर फोर्स लगाया है कितना, 20 न्यूटन का। कितना लगाया है, 20 न्यूटन का। एक Q1 चार्ज ने Q2 पर फोर्स कितना लगाया, 20 न्यूटन। तो आप सोचोगे Q1 भाई 20 था तो 20 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब मैं पूछूं कि B वाला चार्ज जो Q2 है वो Q1 पर फोर्स कितना लगाएगा, हाउ मेनी फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1 चार्ज। तो जितना भी चार्ज लगाएगा फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज नहीं सॉरी फोर्स, हाउ फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1 चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो मैंने अभी बताया बेटा, क्या बताया भैया, मैंने बताया कि बेटा ये क्या होते हैं, जो फोर्स होते हैं वो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं बट मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में क्या हो जाते हैं, सेम। तो 20 फोर्स अगर ए लगाएगा किस पर, बी पर, तो 20 ही फोर्स इस पर लगाएगा क्या, बी वाला ए पर, यानी फोर्स दोनों क्या होंगे, सेम, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग अलग। इससे डिपेंड नहीं होता कि Q1 चार्ज कितना और Q2 चार्ज कितना। आई होप ये बात भी समझ गए होगी। अच्छा एक बात इसी में बेटा एक चीज समझो, इफेक्ट ऑफ मीडियम। इसी में एक चीज समझोगे, इफेक्ट ऑफ मीडियम। भैया मीडियम का क्या प्रभाव हो जाएगा, मीडियम का क्या प्रभाव हो जाएगा अगर मान लो ये चार्ज जो है मीडियम में रख दिया जाए, क्या में रख दिया जाए, मीडियम। अच्छा मीडियम में रखोगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा। वैद्युतांक, परावैद्युतांक, जो माध्यम का परावैद्युतांक होगा के, वो इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्या इफेक्ट डालेगा, तो भैया मीडियम में देखें, इन मीडियम, जब फोर्स इन मीडियम, जब मीडियम में बेटा चार्ज प्लेस्ड है तो मीडियम की कंडीशन पर क्या हो जाएगा, मीडियम कंडीशन पर जो फोर्स लगेगा तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब मीडियम की बात होती है तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वहां यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मीडियम का जो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी। जब आप एप्सिलॉन लिखते हैं तो किसकी होती है, एयर की, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी। और जब आप केवल एप्सिलॉन लिखते हैं तो किसकी होती है, मीडियम की, किसकी हो जाएगी, मीडियम की परमिटिविटी। तो मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन के, मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन के, मींस कि एयर और वैक्यूम की जो परमिटिविटी है उसका के टाइम मीडियम की परमिटिविटी होती है। मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी का के टाइम, ठीक है। वैद्युतशीलता, अब क्या कहेंगे हिंदी में, वैद्युतशीलता। तो वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता में अगर आपने के से मल्टीप्लाई करा दिया तो जो वैद्युतशीलता आएगी वो माध्यम की वैद्युतशीलता होगी। तो भैया उस कंडीशन पर आप क्या यहाँ पर फोर्स के फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन के, और यहाँ पर हो गया Q1 Q2 अपॉन r², क्या हो गया, r²। एक बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था एयर में, एयर की कंडीशन में फॉर्मूला क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r², Q1 Q2 अपॉन r²। अगर यहां पर रखना कोशिश करोगे तो भैया देखो k को अगर ड्रॉप कर दिया जाए, अगर k को ड्रॉप करो तो ये पूरा फॉर्मूला यही तो है, F0, सॉरी एयर के लिए हमने लिख दिया F0, क्या लिख दिया, F0। तो यहां हम लिख सकते हैं F0, क्या लिख देंगे, F0 अपॉन में क्या है, k। ये बात समझ में आ गई होगी।
अगर बेटा ये जो हमने चार्ज रखे हैं एयर की वजह से, एयर से उठाकर हमने किस में रख दिया, मीडियम में, किस में रख दिया, मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। तो उस कंडीशन पर जो फोर्स होगा वो जो ओरिजिनल वाला फोर्स होगा यानी एयर और वैक्यूम का फोर्स होगा उसका 1/k टाइम्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन मीडियम इज 1/ε0 k टाइम, इज 1/ε0 ऑफ k टाइम ऑफ फोर्स इन एयर, एयर का 1/ε0 के 1/ε0 से के टाइम्स होगा किसका, मीडियम में फोर्स होगा। आई होप समझ गए होंगे। ये भी कह सकते हो आप कि मीडियम में ऐसे बोल सकते हैं कि एयर में सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मीडियम में रख दो, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो 10/2 5 न्यूटन। आई होप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।